चलिए, संघ सूची। संघ सूची का आइडिया हो गया था आपको। अब आइए एक आएगा राज्य सूची के विषय। तो राज्य सूची के विषय में लोक व्यवस्था, ये ध्यान रखिएगा, लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। पब्लिक ऑर्डर बोलते हैं इसको, मतलब पुलिस जो अगर राज्य सूची, जो पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है, और पुलिस का ही काम है लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर बनाना। ये दोनों राज्य, क्योंकि पुलिस में अगर कभी कन्फ्यूजन हो तो सुने हो आप, छत्तीसगढ़ पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, ऐसा सुने हो ना, तो ये राज्य सूची का विषय है। और लोक व्यवस्था इन्हीं की जिम्मेदारी है, राज्य में लोक व्यवस्था, ये भी राज्य सूची में आएगा। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ये देखो पुलिस और लोक व्यवस्था एक साथ जोड़ के आ जाओ। स्थानीय शासन, पंचायती और नगर पालिका, राज्य व्यवस्था, राज्य सूची का विषय। कृषि, राज्य सूची का विषय, कृषि राज्य सूची का विषय है ना। लेकिन कृषि भूमि कहाँ का विषय है? संघ सूची का विषय है, कृषि भूमि वहाँ होगा। रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस, आपको मन में डाउट होगा, रेलवे वहाँ का है लेकिन रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है, ये ध्यान रखना। रेलवे संघ सूची का विषय है लेकिन रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ठीक, उसके बाद अन्य फैक्ट ऐसे ही देख लेना, कारागार, मत्स्यायन, अन्य फैक्ट, ये सब मर के रटना नहीं है, ठीक है। अरे यार उतना ही था ना, बस। अब आइए समवर्ती सूची में। हाँ, अंतर्राज्यीय व्यापार भी राज्य सूची का विषय है। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं कॉमा बी फैक्ट है वो, जो ऊपर बी फैक्ट के अलावा जो ऊपर है वो रट जाना है, और वो इसके पढ़ के निकल जाना। समवर्ती सूची में देखिए सब इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चीज़ें लिखी हुई सब इंपॉर्टेंट। एक, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा, समवर्ती सूची। वन एवं वन्य जीव, समवर्ती सूची। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, समवर्ती सूची। और समाचार पत्र, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हम उसे कहते हैं जिन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को विधि निर्माण का अधिकार है, दोनों को। ऐसे कौन से विषय समवर्ती सूची में रखे गए भैया? समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिस पर निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों का समन्वय जरूरी है। तो वो विषय पर अधिकार दोनों को दिया गया कि अपने अपने हिसाब से कार्य करें ताकि उचित परिणाम आ सके। जैसे शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, समझो इसको तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनसंख्या, अरे भाई भारत की जनसंख्या, जनसंख्या नियंत्रण करना है तो राज्यों की जनसंख्या नियंत्रित होगी, तभी तो भारत की जनसंख्या नियंत्रित होगी। तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है। शिक्षा, अगर भारत की साक्षरता बढ़ानी है तो राज्यों की साक्षरता जब बढ़ेगी तभी तो भारत की साक्षरता बढ़ेगी, तो समवर्ती सूची में आ गया। वन एवं वन्य जीव, भाई राज्यों का वनावरण बढ़ेगा, वन्य जीव संरक्षण होगा, तभी तो भारत का ओवरऑल डेटा सुधरेगा, तो ये भी समवर्ती सूची में। आर्थिक और सामाजिक नियोजन, आपको अगर भारत से गरीबी दूर करनी है तो राज्यों में गरीबी दूर होगी, तभी तो ओवरऑल भारत की गरीबी दूर होगी, तो ये समवर्ती सूची के। समाचार पत्र, ये भी समवर्ती सूची। एक ही समाचार पत्र में राज्य अंतर्राष्ट्रीय दोनों की न्यूज़ आते हैं, दोनों को कवर करता है, इस तरीके से ध्यान रखो आप। ये समवर्ती सूची के विषय हैं, इतने जरूर याद रखने हैं आपको। और एक और एंगल याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन, इससे याद रखना है आपको। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। राज्य सूची के पहले 66 विषय थे, 66 थे ना पहले मूल संविधान में, अब होगा 61। तो 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, जो 47 से 52 हो गया, 47 से 52। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, कौन सा याद रखना, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। राज्य सूची से 5 विषयों को हस्तांतरित कर दिया गया समवर्ती सूची में। अब सवाल ये आएगा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से वो कौन से 5 विषय थे जो समवर्ती सूची, जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिए गए? शिक्षा, शिक्षा, वन और वन्य जीव अलग अलग, वन और वन्य जीव। देखो आप इसको एक ही बना, शिक्षा वन, शिक्षा वन, वन्य जीव का संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, शिक्षा वन, वन्य जीव संरक्षण। बाट एवं माप, तराजू तौल जो मेजर करते हैं ना, वो है बाट एवं माप, 4 हो गया। क्या है? शिक्षा,
समवर्ती सूची 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किन विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? शिक्षा 1, वन्यजीव संरक्षण, शिक्षा 1, वन्यजीव संरक्षण, बाट एवं माप। एक और चीज़ है, लास्ट वाला देखो, एक बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर, भाई सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय स्तर पे हो गया, हाई कोर्ट राज्य स्तर का सबसे बड़ा न्यायालय हो गया, इन दोनों को छोड़ के बोल रहा है ना, ध्यान रखना, इन दोनों को छोड़कर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर सभी, इसका आगे वाली लाइन में है क्या, सभी न्यायालयों का गठन, बस शॉर्ट में याद रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर, क्योंकि इसके नीचे जो भी न्यायालय है उनका गठन वो समवर्ती सूची में डाल दिया गया। मतलब केंद्र भी उसको नियंत्रित कर सकता है और राज्य भी। समझ गए आप? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तो राज्य कर ही नहीं सकता, वो तो केंद्र का विषय है भैया, है ना? आप समझ गए? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन, ऐसे याद रखना, ठीक? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है किसी भी एग्जाम में। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची से 5 विषय हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए। वो 5 विषय कौन से हैं? शिक्षा 1, वन्यजीव संरक्षण, बाट एवं माप, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन। और इसके अलावा समवर्ती सूची में, इसके अलावा, ये तो है ही है, इसके अलावा और क्या? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद दूसरा देख लो आप, शिक्षा तो आप देख ही लिया, ये आपको याद रखना ही होगा, शिक्षा हटा दो। वन एवं वन्य जीव वो भी देख लिया आप। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, और एक समाचार पत्र, ये भी पकड़ा जा सकता है ना, समाचार पत्र समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र भी समाचार पत्रों पर नाम कानून बना सकता है और राज्य भी, ठीक? अब आखिर बी फैक्ट, ये बी फैक्ट है, मतलब इसको मर के रटने का नहीं है। बी फैक्ट जहाँ भी दिया उसको मर के रटने का नहीं, उसके अलावा सब रटने का है। संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण समवर्ती सूची का विषय, ये भी आपको याद रहेगा और पूछ सकता है। बोलो कैसे? भाई अगर सरकार को आपकी भूमि चाहिए तो आपको पता है ना, नए कानून के हिसाब से आपकी संपत्ति, भूमि का अधिग्रहण कर सकती है, निजी संपत्ति का। केंद्र सरकार को अगर नेशनल हाईवे बनाना है तो भी आपकी भूमि अधिग्रहण कर सकती है और आपको देना होगा, आप मना नहीं कर सकते, कानून है ऐसा। अनिवार्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम है ना, अनिवार्य संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम है। उसके हिसाब से यदि किसी सरकार को निजी संपत्ति किसी की चाहिए तो आपको अनिवार्य रूप से वो आपका अधिग्रहण कर सकती है, आप मना नहीं कर सकते। पहले मना कर सकते थे 78 से 78 से पहले, 78 से पहले मना कर सकते थे। क्यों? क्योंकि 78 से पहले संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार था। तो जो जागरूक लोग होते थे वो कोर्ट पहुंच जाते थे, मेरे संपत्ति का अधिकार है, ये ज़बरदस्ती मुझ जमीन लो, सरकार हथियाना चाहती। सुप्रीम कोर्ट बोलता था भैया हम गारंटर है, मौलिक अधिकार के गारंटर, तू जमीन निचकर नहीं हड़प सकता, वो नहीं बेचना चाहता, तुम क्यों ले रहे हो? ऐसा इसी चीज़ को दूर करने के लिए तो इन्होंने संविधान में संशोधन किया। 44वां संविधान संशोधन 1978 किया और संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे भाग 3 से हटा दिया। अब संपत्ति का मौलिक अधिकार आपका अधिकार नहीं रहा, अब वो विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं रहा। उसके बाद संसद ने क्या किया? एक अधिनियम बना दिया, अनिवार्य संपत्ति अधिग्रहण कानून बना दिया। अब उस कानून में ऐसा था कि सरकार को यदि सरकारी कार्य के लिए, सरकारी काज ना, किसी के व्यक्तिगत कार्य के लिए कोई मंत्री नहीं कर सकता, सरकार यदि सरकारी कार्य के लिए किसी की निजी भूमि, निजी संपत्ति उसके रोड़े में आ रही है या उसको चाहिए, अनिवार्य रूप से उसका अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन जो कानून है उसके हिसाब से 6 गुना बाजार मूल्य का 6 गुना मुआवजा सरकार देगी। 6 गुना आपकी ज़मीन अगर 2 लाख मूल्य की लेता है तो 12 लाख रुपया मुआवजा देगा। राज्य सरकार अब यहाँ है ना, तो राज्य सरकार भी इस पर कानून बना सकते हैं। राज्य सरकार को भी अपने मान लीजिए स्टेट हाईवे निकल रहा है आपके खेत से, तो भी आपका निजी भूमि को अधिग्रहित कर सकती है। लेकिन जो मुआवजे की रकम है वो राज्य सरकार अपने हिसाब से तय कर सकती है।
कहीं 3 गुना है, कहीं 4 गुना है, कहीं 6 गुना। समझ गए आप? तो ये कहाँ का विषय है? समवर्ती सूची। विवाह एवं विवाह विच्छेद, तलाक, समवर्ती सूची का विषय है ना। आपराधिक कानून और प्रक्रिया, नागरिक प्रक्रिया, श्रम कल्याण, पुस्तकें और मुद्रालय, ये बी फैक्ट है। बाकी उधर से बनना चाहिए, 80% क्वेश्चन वहीं से बनना चाहिए। आइए, कारखाने, बाट एवं माप तो पता ही आपको, कीमत नियंत्रण, कारखाने और प्राइस कंट्रोल, कीमत नियंत्रण, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। कीमत कंट्रोल करना है, महंगाई कंट्रोल करना है तो भैया राज्य भी कम करेंगे और केंद्र भी कम करेगा, तभी कंट्रोल होगा। 8वीं अनुसूची, तो कुल मिलाकर देखो आप 7वीं अनुसूची में जो आपको याद रखना है, 7वीं अनुसूची है विधायी शक्तियों का बंटवारा। अब विधायी शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है? 3 सूची बनाकर किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। मूल संविधान में जब संविधान हमारा लागू हुआ था तब इनमें विषयों की स्थिति क्या थी? संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय। मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हो, 97, 96, आधा ही मोबाइल नंबर तो है। और समवर्ती सूची में 47, समवर्ती सूची में 47। अब वर्तमान समय का अगर पूछ ले तो आपको बता प्लस माइनस प्लस 355, 97 में 3 जोड़ दो 100 हो गया वर्तमान में। फिर उसके बाद -5, 66 में -5 कर दो 61 हो गया, और +5 कर दो आखिरी में 47 + 5 52। मेरे को ऐसे ही याद है, 100 के उठा के पूछोगे तब भी याद होगा, मैं ऐसे ही याद किया उसको आज से 15 साल पहले ना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपसे दूसरे प्रश्न बन सकते हैं, विषय कौन सा विषय किस सूची का है? तो सबसे पहले संघ सूची, बड़ा आसान है। संघ सूची, जनगणना संघ सूची का विषय, बैंकिंग संघ सूची का विषय, स्टॉक मार्केट संघ सूची का विषय, करेंसी संघ सूची का विषय, रेलवे संघ सूची का विषय, डाक संघ सूची का विषय, संचार संघ सूची का विषय। इतने में ही आपका बन जाएगा प्रश्न। अब आइए राज्य सूची में। राज्य सूची में उधर रेलवे था तो आपको ध्यान रखना, इधर रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस भी ना। स्थानीय पुलिस अगर आ गया तो स्थानीय पुलिस, रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस यही है। और अगर स्थानीय पुलिस आ गया तो लोक व्यवस्था भी आ गई, पब्लिक ऑर्डर वो भी आ गई। और क्या था जो आपको याद रखना है? कृषि, कृषि याद रखना है। और वो सब सेकेंडरी है, इतने में। उसके बाद आ जाइए समवर्ती सूची में। 42वां संविधान संशोधन याद आना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किए गए। पहला प्रश्न तो यही बन गया। पहला शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा वन्य जीव संरक्षण, चौथा बाट एवं माप, 5वां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर सभी न्यायालयों का। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, और समाचार पत्र। बस ये आपका क्रक्स है, कभी भी याद रहना चाहिए। बाकी जब भी रिवीजन में गुजरो तो बाकी जो बी फैक्ट है ना वो देख लो, ये तो रट जाना चाहिए। ठीक, आइए फिर आइए 8वीं अनुसूची क्या है इसमें? आधिकारिक भाषा। आधिकारिक भाषा अनुसूची, पहले तो सबसे पहले आपका अनुसूची पूरा उसका हेडिंग याद होना चाहिए 12 का। उसके बाद 8वीं अनुसूची में आ गए आधिकारिक। कितनी आधिकारिक भाषाएं? 22। चलो, अब इसमें भी 2 चीज बनती है। मूल संविधान में कितनी आधिकारिक भाषाएं थी? देखो, मूल संविधान में इनकी संख्या थी 14 मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या हो चुकी है 22। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 22। आपसे कोई पूछे भैया कि आधिकारिक अनुसूची 8 के तहत कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 22, लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? 14। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, भैया कौन सा भाषा, 22 भाषाओं में कौन सी भाषा है कौन सी नहीं है? अब बड़ा आसान है याद रखना। लोग कष्ट लेने लगते हैं कि अरे सलातेक भाषा है कैसे याद होगी। नहीं, पहले मूल संविधान को देख लो। इसका मैं कोड बनाया हूँ, अब मेरे को हमेशा याद रहता है KKMMTT बैग हॉप्सू, KKMMTT बैग हॉप्सू।
ये 14 आधिकारिक भाषा यही है। KKMMTT बैग हॉप्सू। देखो भैया कौन कौन सी भाषा, के से बोलो कन्नड़ कश्मीरी, के से कन्नड़ और कश्मीरी आएगा। TTMM से बता दो, मलयालम मराठी, मलयाली मराठा, मराठी और मलयालम। TT से भाई भी बहुत आसान है, तेलुगु तमिल, तेलुगु तमिल। B से बताओ, बाबा बंगाली भाषा नहीं होती, बंगाली बंगाल में रहने वाले को बोलते, बांग्ला होती, बांग्ला, बांग्ला भाषा क्या होती, बांग्ला, बांग्ला। ए से असमिया, ए से असमिया। G से गुजराती ऑटोमेटिक। H से बता दो हिंदी, O से ओडिया, O से ओडिया। P से बता दो पंजाबी, S से बता दो संस्कृत, संस्कृत। U से बता दो उर्दू, U से उर्दू आएगा, उर्दू ना। अबे ये मान के चलो अंग्रेजी में कैसे लिखूं, वो है उर्दू, URDU लिखते हैं ना उर्दू। तो 14 भाषाओं के लिए ये कोड याद कर लो, KKMMTT बैग हॉप्सू। मूल संविधान की 14 आधिकारिक भाषाएं KKMMTT बैग हॉप्सू, KKMMTT बैग हॉप्सू। KK कन्नड़ कश्मीरी, MM मराठी मलयालम, TT तमिल तेलुगु, बैग बांग्ला ओडिया गुजराती, बांग्ला ओडिया सॉरी बांग्ला असमिया गुजराती, हॉप्सू हिंदी ओडिया पंजाबी संस्कृत उर्दू। मतलब अब 15 से लेकर संविधान संशोधन द्वारा बाद में जोड़ा गया 15 जोड़ा गया, 16, 17, 18 जोड़ा गया और एक बार जोड़ा गया 19, 20, 21, 22। पहले एक भाषा जोड़ी गई, फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई, फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब संविधान संशोधन भी पूछ सकता है कि संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा जोड़ी गई। तो मैं आपको बता देता हूं 15वीं भाषा। पहले देखो आप, पहले ये सिंधी है। कौन सी भाषा है? सिंधी। अड़ीसाई, बड़ी साई, ऐसा ही बोल साई साई बोलते हैं हम लोग। 16, 17, 18 क्या क्या है? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 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 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब बाद वाली भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। मैथिली और संथाली, ये 15वीं भाषा। 8वीं अनुसूची की 15वीं भाषा कौन सी? सिंधी। 8वीं अनुसूची की 15वीं भाषा सिंधी। 8वीं अनुसूची की 15वीं भाषा सिंधी। 8वीं अनुसूची की 16, 17, 18वीं भाषा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 16, 17, 18वीं भाषा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 8वीं अनुसूची की 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 19, 20, 21, 22 अंतिम 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अंतिम 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अंतिम 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 15वीं भाषा सिंधी। 16, 17, 18वीं भाषा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 16, 17, 18वीं भाषा 16, 17, 18वीं भाषा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 16, 17, 18वीं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 19, 20, 21, 22 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 19, 20, 21, 22 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब प्रश्न बन जाएगा मूल संविधान की कौन सी 14 भाषाएं थी? वो इधर है, और जो बाद में जोड़ी गई 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 उधर है। अब एक संविधान संशोधन बच गया कि किस संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा जोड़ी गई। यह है 67वां संविधान संशोधन, यही है ना? हाँ सॉरी 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। 1900 नहीं, हाँ ठीक 67।
21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। फिर ये तीनों नेपाली, ये दोनों 67वां, नहीं ये 93वां नहीं है, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, 92 है। और ये है आपका 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। यही है आपके नोट्स में, याद रखना है ऐसे। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1900, सिंधी कौन सी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। फिर नेपाली मणिपुरी कोंकणी 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। नेपाली मणिपुरी कोंकणी 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। नेपाली मणिपुरी कोंकणी 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ा गया 4 भाषाएं, बोडो, डोगली, मैथिली, संथाली। 8वीं अनुसूची पूरी हो गई। अब 8, अगर अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, मतलब 9, 10, 11, 12 फिर जोड़ा गया है तो संविधान संशोधन होगा ना। पहले तो एक साइड से देख लो संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं। 9वीं अनुसूची सबसे पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में हो गया। फिर आपके मन में सवाल होगा, सर संसद तो 52 में बनी, लोकसभा और राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ, तो संविधान संशोधन 51 में कैसे हो गया? सवाल आया मन में? नहीं आया? अब आया, डाल दिया तो आया। संसद का गठन जो आज आप देखते हो 1952 में हुआ है, लेकिन भारत के संविधान का निर्माण किसने किया है? संविधान सभा ने किया है, जो कैबिनेट मिशन ने बनाया था। वही संविधान सभा 1952 तक जब संविधान लागू हो गया तो अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी, है ना। तो उस समय उसी ने ये कार्य किए। 52 से पहले जो भी कार्य किए हैं वो संविधान सभा जो अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी उसी ने किया है। 1952 में पहली बार चुनाव होता है और पहली बार सरकार बनती है। बात क्लियर है? चलिए, 10वां जो है ये 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची। ये वाला है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और ये वाला 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। पहले तो आप देखो कितने संविधान संशोधन आपको अनुसूचियों से याद रखने हैं। सबसे पहले 8वीं अनुसूची में सबसे पहले संविधान संशोधन 7वीं अनुसूची में आ गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसके तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। पहला एक आ गया, 7वां खत्म, फिर 8वें में आ गए। 8वें में 3 संविधान संशोधन, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। फिर नेपाली मणिपुरी कोंकणी जोड़ी गई, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अब ये 8वीं तक खत्म हो गया। अब तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है, तो संविधान संशोधन यहाँ भी लगेगा। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन। कैसे मैं लोग कैसे याद रहता है? ये 51 था ना, बढ़ा के 52वां आ गया ना, ऐसे ही, क्योंकि 51 52 कन्फ्यूज होगा, कहीं 52 यहाँ चला गया, 51 यहाँ आ गया, तो पहले 51 बढ़ती संख्या में अगला यहाँ आ गया, ऐसे। ठीक, तो पहला 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। दूसरा 52वां संविधान संशोधन 1985।
10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 11वां और 12वां 73वां 74वां एक ही वर्ष में हुआ है। 11वीं अनुसूची 73वां 1992, 12वीं अनुसूची 74वां 1992, 11वीं अनुसूची 73वां 1992 और आपका 12वीं अनुसूची 74वां 1992। अंदर चले 9वीं अनुसूची। अभी क्या हुआ कि मान लो संसद ने कोई कानून बनाया या राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बनाया, अब वो कानून आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन, संविधान ने भाग 3 के माध्यम से आपको मौलिक अधिकार दिए हैं। तो यदि संसद का कोई कानून या राज्य विधानमंडल का कोई कानून आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, कल बताया आपको न्यायिक समीक्षा की शक्ति बताया था। देखो न्यायिक समीक्षा बका ही नहीं हूँ कभी यहाँ है, अभी मैं नहीं बका हूँ। अच्छा तो वक्त देता हूँ। अब एक शक्ति आप पढ़ेंगे, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट जब हाई कोर्ट आएगा तब। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। सुन लो बस अभी इसको, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। इसका कोई आर्टिकल आपको संविधान में नहीं मिलेगा, मतलब स्पष्ट रूप से कोई अलग से प्रावधान नहीं है। लेकिन चूंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, कभी प्रश्न उठ जाए तो व्याख्या करने का अधिकार है ना, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के व्याख्या करने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट किसी सुनवाई के दौरान संविधान के अनुच्छेद 13 और 226, मुख्यतः अनुच्छेद 13 और 226, इन दोनों को जब जोड़ के पढ़ा, बोला अरे भाई इन दोनों को जोड़ के पढ़ने से लगता है हमारे पास एक न्यायिक समीक्षा की शक्ति है ना। किसके किसके पास? हाई कोर्ट ला घलोए और हमला घलोए। न्यायिक समीक्षा की खुद ही व्याख्या करके बता दिया, अब हमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। अब न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्या है? एक तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके किसके पास है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट। इस शक्ति के तहत न्यायालय बोल रहा हूँ ना, आप तो समझ गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात हो रही है। ये निचले छुटपुट न्यायालय इनका नहीं है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। न्यायिक समीक्षा शक्ति के तहत न्यायालय विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी विधि और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश, विधायक देखो संसद विधि बनाती है और केंद्रीय कार्यपालिका उसको लागू करती है। उसी प्रकार राज्य विधानमंडल विधि बनाता है और राज्य की कार्यपालिका उसे लागू करती है। कार्यपालिका में कौन होता है? जैसे केंद्रीय में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये लोग होते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है उस कानून को जो संसद ने बनाया लागू करना। इंट्रोडक्टरी क्लास में सब बताया हूँ, हल्का फुल्का कि याद रहे। तो विधायिका द्वारा बनाए गए किसी विधि और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी आदेश की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। क्या कर सकता है न्यायिक समीक्षा शक्ति के तहत? किसी भी विधि और आदेश की, कार्यपालिक आदेश की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। और जांच के दौरान यदि न्यायालय ने पाया कि फलाना विधि, फलाना आदेश संविधान के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, संविधान जो कह रहा है उसके विरुद्ध जा रहा है, तो इस शक्ति के तहत न्यायालय क्या कर सकता है? उस विधि और उस आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है? असंवैधानिक, है ना। असंवैधानिक मतलब इल्लीगल है। और फिर क्या होगा? उस विधि और कानून का रद्द हो जाएगा। न्यायालय उस कानून और उसको क्या करेगा? असंवैधानिक घोषित करेगा। तो वो कानून क्या हो जाएगा और आदेश क्या होगा? रद्द हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उसका प्रभाव शून्य हो जाएगा। तो अब मैं एक लाइन में पिरो दूं, न्यायिक समीक्षा शक्ति जो कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास है, इस शक्ति के तहत न्यायालय विधायिका द्वारा बनाए गए किसी विधि, चाहे वो केंद्रीय विधायिका हो चाहे राज्य विधायिका,
तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी आदेश, चाहे वो केंद्रीय कार्यपालिका हो चाहे राज्य की कार्यपालिका, की संवैधानिकता की जांच कर सकता है और इस जांच के दौरान यदि न्यायालय असंवैधानिक पाता है तो उस विधि और उस आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है और इस प्रकार से वो विधि और वो आदेश क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ गए बात? अब हुआ ये कि संसद कोई विधि बना रही है और वो विधि किसी रूप में मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है ना, मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है या असंवैधानिक है, या राज्य के विधानमंडल ने कोई विधि बनाया जो संविधान के किसी न किसी प्रकार से विरोध कर रही है। तो संसद ने, इन नेताओं ने क्या किया, इन लोगों ने 9वीं अनुसूची का निर्माण किया, संविधान में संशोधन कर 1951 में डाल दिया, 9वीं अनुसूची डाल दिया। अभी 9वीं अनुसूची की खासियत क्या थी कि ये अगर विधायिका अपने द्वारा बनाए गए उस विधि को अगर 9वीं अनुसूची में डाल दे, 9वीं अनुसूची में डाल दे तो वो विधि न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर हो जाता था। उस 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, उसका प्रावधान ही यही था कि जो विधि संसद की या राज्य विधायिका की 9वीं अनुसूची में डाल दी जाएगी फिर न्यायालय के वो क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। मतलब वो विधि यदि संविधान का उल्लंघन भी करता हो तब भी न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर पाएगा, उससे संरक्षण। मतलब 9वीं अनुसूची में यदि किसी विधि को डाल दिया जाए तो न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति से बाहर हो जाता था। ठीक, समझ गए? अभी क्या क्यों जरूरत पड़ी मैं बताता हूँ आपको। भाई संविधान तो हमारा 1950 में लागू हो गया था और 1978 तक हमारे पास संपत्ति का अधिकार था ना, संपत्ति का मौलिक अधिकार। 1978 के बाद ही भाग 3 से हटाया गया उसको था। अभी देश में एक बात चली कि भैया हमारे यहाँ राजा महाराजाओं का भारत के स्वतंत्रता से पहले शासन था, तो एकदम कुछ मुट्ठी भर लोग पूरे भारत की भूमि को दबा के बैठे हैं। जमींदार लोग कहे जाते थे, जो राजा महाराजा जमींदार लोग, किसी के पास 10,000 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 5,000 एकड़ ज़मीन है, ऐसा ही होता था। अब भाई स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्र हो गया, संविधान लागू हो गया, राजतंत्र तो खत्म हो गया और ये ज़मीन क्या ब्रह्मा से लिखवा के लाए थे मेरी है मेरी है? अब संविधान लागू हो गया तो संविधान तो बराबर की बात करता है। तो ये तय किया गया भैया कि भाई ये जब भूमि पर सबका अधिकार है तो जो अगर एक व्यक्ति के पास इससे ज़्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए ना। अब इनको ये करना था तो इन्होंने जमींदारी, भूमि सुधार, क्या करना था इनको? भूमि सुधार, जितना भी भूमि का जो उस समय कानून था उसको सुधार करना था। और अब वास्तव में क्या था, ये जमींदारी उन्मूलन, जो जमींदारी सिस्टम है भारत में, एक ही व्यक्ति के पास 5,000 एकड़ 10,000 एकड़ ज़मीन है, उसको ख़त्म करना था। तो इन्होंने क्या किया, कानून बनाया और उसको यहाँ डाल दिया 9वीं अनुसूची में। अगर मान लो 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या था कि संसद कोई भी विधि बनाए और वो संविधान के विरुद्ध हो, तो अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसकी संवैधानिकता की जांच नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया गया, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन किया गया और उस कानून को कहाँ डाल दिया? यहाँ डाल दिया। अब क्यों डाल दिया? अब जमींदार सारे जब आए, भैया कानून बन गया, इतना एक व्यक्ति के पास इतने से ज़्यादा ज़मीन नहीं रहे। लेकिन बता दूं तुमको, जमींदारों ने इसका भी उपाय खोज निकाला। 5,000 एकड़ ज़मीन है, अब मान लो 100 एकड़ से ज़्यादा किसी के पास नहीं हो सकता। 100 एकड़ मेरा, 100 एकड़ मेरी बाई का, 500 रखेल थी, 100 एकड़ पाँचों का नाम कर दिया। बढ़िया, कुछ नवाबी शौक थे ना इन लोगों के, घर में 2-4 एक तो 2-3 शादी करते ही थे, उसके बाद भी ऐसे लगा के मुन्नी बाई के पास पहुंच जाए ना। पैसा है, पैसा खर्चा कैसे करें, तो तरह तरह के शौक। फिर जितने घर में 10-12 नौकर चाकर, हर एक के नाम पर ये 13 ऐसा अपने ज़मीन को ना पूरी रिश्तेदारी में बांट दिया, नौकरों तक को बांट दिया। उसी में से कुछ नौकर अचानक जमींदार के मरने के बाद अमीर हो गए। जब जमींदार मरा ना तो उसके बेटे गए, अबे हमारी ज़मीन, काकर ज़मीन मोर नाम से, चल निकल, मैं भी जमींदार हूँ।
100 एकड़ मेरे पास भी है ना, ऐसा हुआ है। लेकिन अब एक व्यक्ति के पास लिमिटेड भूमि हो सकती थी, अब वो ब्रह्मा से लिखवा के नहीं लायक, सारी जमीन उन्हीं की होगी। अब जमींदार पैसे वाले थे तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचते, साहब संपत्ति का मौलिक अधिकार है हमारा और एमन हमारी जमीन छीना थे। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे भी होंगे, पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, बोला साहब हमारी संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, 5000 एकड़ जमीन मेरी थी अब सरकार छीन रही है। सुप्रीम कोर्ट देखा, अरे यार हम कुछ नहीं कर सकन, संविधान से ऊपर तो हम भी नहीं है, और संविधान के इन लोगों ने जो विधि बनाई है उसको नवीं अनुसूची में डाल दिया है, और संविधान के अनुसार नवीं अनुसूची में जो भी कानून होगा वो उसकी हम न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। इस प्रकार से बचाव कर लिया है ना, संसद ने बचाव कर लिया उस विधि का। आप समझ गए नवीं अनुसूची का मकसद? ये इसमें डाला गया है, मतलब आप अनुसूची में डाला गया तो उसको क्यों नहीं वो कर सकते हो संविधान जैसे अमेंडमेंट करते हैं, मतलब संविधान? देखो, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, संविधान ही बॉस है, ना सुप्रीम कोर्ट, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, कोई ऊपर नहीं है। और संविधान ने संविधान को संशोधन करने की शक्ति संसद को दे रखी, संविधान ने शक्ति संसद को दे रखी। संसद संविधान में संशोधन करके संविधान को बदल सकता है। संसद ने संशोधन किया और नवीं अनुसूची बना दी। नवीं अनुसूची का मकसद ही क्या था कि कोई विधि यदि इसमें डाल दी जाए वो न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाएगी। क्लियर है बात? संविधान में हो गया अब ये कि नवीं अनुसूची में कोई विधि है अगर डाल दी गई है तो न्यायिक समीक्षा से बाहर हो। तो सुप्रीम कोर्ट बोली देख भैया संविधान से ऊपर हम भी नहीं हैं। नवीं अनुसूची कहता है कि नवीं अनुसूची में जो भी अधिनियम डाल दिया गया उसके संविधान उसकी संवैधानिकता की जांच हम नहीं कर सकते। बच गए, जमींदारों से ज़मीनें छीन ली गई। क्लियर? लेकिन फिर संविधान की व्याख्या करने का भी तो अधिकार है ना सुप्रीम कोर्ट को। एक केस आया, वामन राव मामला, 1981 में एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, वामन राव मामला। 2007 में निर्णय दिया, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया ना, 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया। यहां पर न्यायाधीश का नाम जोड़ना, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, मुख्य न्यायाधीश वाई.के. सबरवाल, मुख्य न्यायाधीश वाई.के. सबरवाल, वाई.के. सबरवाल, इन्होंने निर्णय दिया। बोला साला तुम लोग अजीब बकलोली है, मतलब भाई तुम लोग विधि बनाते जा रहे हो, असंवैधानिक विधि बनाते जा रहे हो और नवीं अनुसूची में डालते जा रहे हो, बच निकल रहे हो। संविधान की चूंकि व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, तो 2007 में वामन राव केस में, 2007 में वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट वाई.के. सबरवाल की पीठ ने निर्णय दिया ना, अब बकलोली नहीं चलेगी। 24 अप्रैल 1973, अब ये बड़े एग्जामों का खेल हो गया ये सब ना, ये जो देख रहा है ना बड़े एग्जामों का खेल, ग्रेजुएट लेवल के एग्जामों का खेल हो गया ये। छोटे एग्जामों में नहीं पूछेगा, उनकी औकात इतनी नहीं है। 2007 वामन राव केस में सर्वोच्च वाई.के. सबरवाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्णय दिया 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विधियां नवीं अनुसूची में डाली गई हैं वो सभी न्यायिक समीक्षा की परिधि में आएंगी। मतलब 24 अप्रैल 1973 के बाद चाहे केंद्र की कोई विधि हो चाहे राज्य की कोई विधि हो, नवीं अनुसूची में डालने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, अर्थात इनकी संवैधानिकता की जांच कर सकता है। बात क्लियर हुआ? ठीक, ये हो गया आपका नवीं अनुसूची। तो शॉर्ट में क्या याद रखना, नवीं अनुसूची सबसे पहले तो याद रखना किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 क्या है? भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन। ये बस ऐसे शॉर्ट में याद रखना। ठीक, नवीं अनुसूची का मकसद क्या था?
इसमें अगर कोई विधि डाल दी जाए, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, संवैधानिक समीक्षा की शक्ति से बाहर हो जाता था। लेकिन 2007 वामन राव मामला विवाद केस, विवाद नहीं वाद बोलते हैं ना, केस को वाद बोलते हैं। वामन राव केस की सुनवाई के दौरान 2007 में वाई के सबरवाल, न्यायाधीश वाई के सबरवाल की पीठ ने निर्णय दिया, कब से डेट बताया, 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी केंद्र की विधि हो चाहे राज्य की विधि हो नवी अनुसूची में डाली गई है, उसकी संवैधानिकता की जांच हम कर सकते हैं। किस शक्ति के तहत ये निर्णय दिया? क्योंकि संविधान की व्याख्या, अगर प्रश्न उत्पन्न हो जाए तो संविधान की व्याख्या का अधिकार किसका है? हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी है, लेकिन अंतिम व्याख्याकार कौन है? सुप्रीम कोर्ट। देखो, हाई कोर्ट भी संविधान की व्याख्या कर सकता है, लेकिन मान लो आपने पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में, उसने संविधान की व्याख्या की, आप असंतुष्ट हो, अपील करोगे, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जो व्याख्या करेगा वो अंतिम है, क्योंकि उसके ऊपर संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो अंतिम व्याख्याकार कौन हो गया? संविधान के व्याख्याकार दोनों है ना, उच्च न्यायालय भी और सुप्रीम कोर्ट भी, लेकिन अंतिम व्याख्याकार पूछे तो। बात क्लियर? आइए पहुंचते हैं अपन 10वीं अनुसूची में। क्लियर है? 10वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, दल बदल कानून। 51 कैसे लिखा है भाई? देखो, सुधारो तुरंत यहाँ पर, नोट्स में है, यहाँ नहीं सुधरा है। नोट्स से सुधरा होगा, यहाँ नहीं सुधरा है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब ये देखो बोल्ड है ना, तो ये सब वामन राव केस, ये सब बोल्ड करना है ना अलग कलर से, जैसे अधिनियम हो गया, जिसको याद रखना ही है तो थोड़ा हाईलाइट ना। आइए, दल बदल कानून क्या है 10वीं अनुसूची में? दल बदल कानून, दल बदल कानून। समझो इसको, यहां लिखने से ज्यादा मैं जो बकूंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। दल बदल कानून मतलब, अब दल को अगर कोई बदलेगा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है, चाहे संसद के किसी सदन की सदस्यता हो, चाहे राज्य विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता हो। दल बदल कानून। अब ये सबसे पहला 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। रट जाओ, दल बदल यानी कि 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल कानून कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन 1985। क्या है अब ये? दल बदल कानून के तहत 4 निर्भरताएं बताई गई हैं। क्या बताई गई? निर्भरता मतलब अयोग्यता, कि यदि ये 4 चीजें कोई करता है तो वो संसद या विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अयोग्य हो जाएगा। चलो, अब आपसे पूछेगा वो 4 निर्भरताएं क्या है। पहला, यदि कोई व्यक्ति उस पार्टी का या उस दल का त्याग कर दे जिस पार्टी के या जिस दल के टिकट से उसने चुनाव जीता है। समझ रहे हो आप? यदि कोई व्यक्ति उस दल को त्याग कर दे मतलब धोखा दे दे, समझो त्याग कर दिया, जैसे हमर समारोह, लोकसभा विधानसभा चुनाव कोई भी हो सकता है ना, समारोह को बीजेपी ने टिकट दिया, पूरा समारोह प्रचार किया, कमल छाप में मोला है ना, बटन दबाओ मोला जिताओ है ना, फिर ओकर बाद में खूब भ्रष्टाचार करूँ ना। अब जीत गया, कमल के नाम पर उसको लोगों ने वोट दिया और जीत गया। और जीतते ही उसने क्या किया? बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, अब नहीं जानो तुम अल्लाह। तो ये क्या हो गया? पार्टी के साथ धोखा हो गया ना, दल के साथ। इसको क्या कहेंगे? समारोह बन गया दल बदलू। क्या बन गया? तो दल बदलू यदि कोई होगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। मतलब कोई व्यक्ति यदि उस दल का त्याग करता है जिस दल से उस टिकट पर उसने चुनाव जीता हो, तो ये पहली अयोग्यता हो गई। अगर उसने ऐसा किया तो दल बदल कानून के तहत वो अयोग्य हो जाएगा, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। बात क्लियर? चाहे वो संसद के किसी सदन की बात हो, चाहे विधानमंडल की, चाहे एमएलए का चुनाव जीता हो, चाहे एमपी का। क्लियर? पहला बात। दूसरा,
अच्छा, एक और चीज़ इसमें देखो, स्वेच्छा लिखा हुआ है, ये एक कीवर्ड है ना, इसको हाईलाइट करना, स्वेच्छा। अब मैं इस पर आता हूँ, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उस दल का त्याग कर दे जिस दल की टिकट से उसने चुनाव जीता। मैं एक उदाहरण समझाता हूँ, समझ जाओगे एकदम बढ़िया से। सोनाक्षी सिन्हा के पापा का नाम है शत्रुघ्न सिन्हा, बीजेपी का सांसद था। बिहार में एक लोकसभा सीट है पटना साहिब ना, तो शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ से बीजेपी की टिकट से चुनाव जीता ना, पटना साहिब का सांसद। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा उससे पहले, चुनाव से पहले ना, इतना फेंक दिया अपने प्रशंसकों में, टीवी पे आकर पत्रकारों में, कि इस बार तो मंत्री बनूंगा मैं। चुनाव जब जीत गई 2014 में, 19 वाला चुनाव, तो शत्रुघ्न सिन्हा आश्वस्त था कि मेरे को मोदी साहब मंत्री बनाएंगे ना, खूब टेलीविज़न पे हाँक दिया। और जब मंत्री परिषद का नाम आया तो शत्रुघ्न सिन्हा का नाम ही नहीं। अब शत्रुघ्न सिन्हा बौखला गया, बीजेपी से सांसद। अब वो क्या किया, उसको ये पता था कि साला मैं बीजेपी की टिकट से सांसद बनाऊं, और अगर अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ा तो दल बदल के तहत मैं अयोग्य हो जाऊंगा और पटना साहिब से मेरी सांसद जो हूँ रद्द हो जाएगा, फिर वो सीट खाली हो जाएगी, फिर वहाँ नया चुनाव होगा और मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा वहाँ से। समझ गए? अतेक साल में अतेक दारू पेटीकोट बिछियाँ बांटे हों पटना साहिब में, ग्राहक पटा के रखे हों, चल जाएगा वेस्ट इतना पैसा ना। यही मैं जो बोलता हूँ, ये सब बोलने का नहीं है ना, लेकिन सच यही है ना। समझ में आता है कि नहीं आता है? पता चला कहीं इंटरव्यू में पूछ दिया तो वहीं पर सर दारू पेटीकोट बिछिया बांटते हैं मन, तो ऐसे ऐसे करते, तो ऐसा बोल देगा तो साला भगा देगा वो। अपने मर्जी से छोड़ नहीं सकता। और अगर बीजेपी को पता था कि हमने अगर उसे पार्टी से निकाल दिया तो दल बदल के तहत अयोग्य नहीं होगा, स्वेच्छा से छोड़ेगा तो अयोग्य हो जाएगा, लेकिन अगर पार्टी ने निकाल दिया अयोग्य नहीं होगा, सांसद बना रहेगा। खूब गाली दे रहा है बीजेपी को, मोदी को। अब मतलब हर पत्र का पूरा गुस्सा निकाल रहा है। अब बीजेपी से ही सांसद है, बीजेपी के विरोध में बोल रहा है। उधर टकलू अमित शाह और लबरा हमारे नरेंद्र मोदी जान गुस्सा रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा साला दल बदलू, मंत्री नहीं बनाया तो जहर उगल रहा है बीजेपी के खिलाफ। लेकिन उनको पता था निकाले हम लोग इसको पार्टी से तो साला वो सीट पे कब्जा जमाए रखेगा, 5 साल सांसद रहेगा, तो फिर भाई बीजेपी के हाथ से एक सीट चली जाएगी। अगली बार शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से तो चुनाव नहीं लड़ेगा, तो एक सीट गई बीजेपी की, और जमाने से वो सीट बीजेपी जीतती आई है, तो वो सीट नहीं छोड़ना चाह रहे थे। तो खून का घूंट पी रहे थे दोनों, लेकिन निकाले नहीं ना, शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी से निकाले नहीं। जान रहे हो क्यों नहीं निकाले? क्योंकि वो सांसद बना रहेगा। और शत्रुघ्न सिन्हा अगर तेरे को इसको बोलते तो अबे तेरे को इतना चिढ़ है अगर बीजेपी से, तो छोड़ क्यों नहीं देता बीजेपी? काबर छोड़ूं? स्वेच्छा से छोड़ूं तो दल बदल के तहत अयोग्य हो जाऊंगा, सांसद ही नहीं रहूंगा मैं। ये किस्सा था शत्रुघ्न सिन्हा वाला। पहला लाइन याद रहेगा, यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से, शब्द ध्यान रखना, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से उस दल का त्याग कर दिया जिस दल की टिकट से उसने चुनाव, चाहे लोकसभा, चाहे केंद्र का चुनाव, चाहे, पहला क्लियर। दूसरा, निर्दलीय। भाई आप चुनाव लड़ सकते हो, 25 साल के न्यूनतम उम्र के हो तो, लोकसभा का विधानसभा का चुनाव। आपका मन आ गया, जिद में आ गया। हमारा समारोह ठेके में बैठा था, मार रहा था, कोई चढ़ा दिया उसको, बोला मैं तो चुनाव लड़के रहूँगा, 40 साल का हूँ, 25 साल पूर्ण हो चुका है, भारत का नागरिक हूँ, भले मदार नागरिक हो लेकिन भारत का चुनाव लड़ सकता हूँ मैं। चढ़ गया, उसको सिर में चढ़ गया भूत, बीजेपी के पास गया, काका के पास गया, साहब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, विधानसभा चुनाव, टिकट। अबे रोगा, तोला कौन जानते थे, तोला टिकट काबर दो? अच्छा चल दूसरा रास्ता बताता हूँ, 3 करोड़ है,
विधायक का टिकट 3 करोड़ में बेचेंगे हम, 3 करोड़ है तो दे। बोला वाह साला 3 रुपया नहीं है, रोज तो जुगाड़ करके मैं भट्टी जाता हूँ, अब 3 करोड़ कहाँ से दूँ। बीजेपी भगा दी, कांग्रेस भगा दी, बीजेपी के पास गया। बीजेपी बोली बेटा हमाम में सब नंगे हैं, हम सभी नंगे हैं, 3 करोड़ हमको भी चाहिए, दे। बोला नहीं, लेकिन जिद का पक्का था। समारोह क्वार्टर के नशे में डिसीजन लिया था, लेकिन जिद का पालन लड़ के रहूँगा। पार्टियों ने जब उसको टिकट नहीं दिया तो बोला निर्दलीय लड़ूंगा। साला निर्दलीय भी लड़ सकते हो आप, खड़ा हो गया निर्दलीय, निर्दलीय खड़ा हो गया। अब समारोह निर्दलीय खड़ा हो गया तो सारे मंदहा लॉबी छत्तीसगढ़ के उसके साथ हो गई कि हमारे कम्युनिटी का कोई खड़ा हुआ है। सारे मंदहा लोगों ने उसके विधानसभा, जिस विधानसभा चुनावी क्षेत्र से खड़ा था, और समारोह ने अनाउंस कर दिया मैं चुनाव जीतूंगा, हर सप्ताह 1-1 क्वार्टर फ्री। सारे मंदहा लोग उसको वोट कर बैठे, अपनी बाई बच्चा सबको वोट दिलवा दी, उससे जीत गया। समारोह जीत गया, निर्दलीय जीत गया और विधायक बन गया। अब समारोह के पास कांग्रेस बीजेपी, अब तो विधायक बन गया। और समारोह जी जो पहले भगाए थे, समारोह जी ध्यान रखना अपना ना। समारोह ने क्या किया, निर्दलीय चुनाव जीता था, लेकिन उसने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस पार्टी का सदस्य बन गया। वो समारोह अयोग्य हो जाएगा। निर्दलीय सांसद या विधायक अगर किसी पार्टी का सदस्य बन जाता है, किसी दल से जुड़ जाता है, तो वो दल बदलू, वो भी कहलाएगा दल बदलू। साला तो निर्दलीय था, अब तू पार्टी ज्वाइन कर लिया तो तू दल बदलू, तू भी कहलाएगा, अयोग्य हो जाएगा। निर्दलीय व्यक्ति यदि चुनाव जीतने के पश्चात किसी अन्य दल का सदस्य बन जाता है तो वो दल बदल कानून के तहत अयोग्य हो जाएगा। दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा, चाहे संसद का कोई सदस्य हो, चाहे राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य। आपको मैं बता दूं, ये जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं, ये समय समय पर अपने सदस्यों, अपने पार्टी के सदस्य जो होते हैं संसद में या विधानसभा में, इनके लिए क्या जारी करते हैं, राजनीतिक आदेश, राजनीतिक आदेश जारी करते हैं समय समय पर। जैसे मान लो हम छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करते हैं ना, समझने के लिए। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा, मान लो कल कोई सरकार, बीजेपी का कोई विधायक कल एक सरकार का एक बिल ला रहा है विधानसभा में, तो एक राजनीतिक आदेश जारी हो गया, बीजेपी के जितने विधायक हैं आदेश जारी हो गया, भैया काली आना है आप मतलब, और हमार सरकार की ओर से विधेयक आते, एक पक्ष में मतदान करना है, यही आदेश होगा। सरकार का विधेयक है, सरकार ला रही है, मतलब सबको पक्ष में मतदान करना है। उसी तरह विपक्ष के जो हैं कांग्रेस, वो अपने विधायकों के लिए आदेश जारी कर सकती, कल आना है, और सबको जो सरकार विधेयक ला रही है उसके विरोध में मतदान करना है। आदेश समय समय पर अपने हिसाब से आदेश जारी करती है। इसको कहते हैं व्हिप। क्या कहते हैं, व्हिप, WHIP, व्हिप। व्हिप क्या होता है, राजनीतिक आदेश। ठीक। यदि किसी पार्टी के सदस्य ने, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक, अपने व्हिप, अपने पार्टी द्वारा जारी किए गए व्हिप का उल्लंघन करते हुए मतदान नहीं किया या फिर विरोध में कर दिया, तो ये क्या हो गया, व्हिप का उल्लंघन हो गया। जिस पार्टी के तुम सदस्य हो, तुमने अपने पार्टी के राजनीतिक आदेश को नहीं माना, तो वो भी दल बदलू कहलाएगा, वो भी अयोग्य हो जाएगा। तीसरा वाला समझ में आया। यदि किसी दल के किसी सदस्य ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए मतदान नहीं किया या विरोध में मतदान कर दिया, तो ये व्हिप का उल्लंघन हो गया, दल बदलू कहलाएगा, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। क्लियर, तीनों क्लियर हो गया। पहला, यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से उस दल का त्याग कर दिया जिस दल की टिकट से उसने चुनाव जीता हो। दूसरा, निर्दलीय व्यक्ति अगर चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तीसरा, यदि किसी सदस्य ने अपने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया। चौथा, मनोनीत सदस्य यदि 6 महीने बाद किसी दल को ज्वाइन कर लेता है।
मनोनीत सदस्य कहाँ कहाँ मनोनीत सदस्य होते हैं बताओ तो? केंद्र में कहाँ मनोनीत सदस्य होते हैं? राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा पढ़ोगे, ये सब इंट्रोडक्टरी क्लास का हिस्सा है। ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं, ये 6 महीने, जिस दिन मनोनीत हुए 6 माह का समय होता है इनके पास। आपको जो पार्टी ज्वाइन करनी कर लो, लेकिन 6 महीना बीत गया उसके बाद आप कोई दल ज्वाइन नहीं कर पाओगे। यदि मनोनीत सदस्य 6 माह की अवधि के बाद कोई दल ज्वाइन करता है तो वो भी दल बदलू कहलाएगा। समझ गए? लेकिन मनोनयन की तारीख से 6 माह के भीतर दल ज्वाइन करता है तो दल बदलू नहीं कहलाएगा। 6 महीने के बाद यदि कोई दल ज्वाइन करेगा तो दल बदल के तहत वो निर्हर हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। 4 पॉइंट समझ में आया? यही 4 निर्भरताएं हैं दल बदलू की, दल बदल कानून की। क्लियर है? अब एक सवाल कि दल बदल कानून के तहत यदि कोई अयोग्य ठहराया जाए, कोई अयोग्यता पाई जाती है, तो उस पर निर्णय कौन करेगा? सवाल, दल बदल कानून के तहत किसी सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय करेगा कौन? सवाल ये है। सदन का मुखिया। एक लाइन, दल आपके नोट्स में सब है लेकिन मैं अपने तरीके से बताता हूँ। आई? हाँ, दल बदल कानून पर निर्णय, इस कानून पर निर्णय नहीं, इस कानून के तहत अयोग्यता पर निर्णय ना, कि कोई व्यक्ति अयोग्य है कि नहीं है, पर निर्णय कौन करेगा? तो एक लाइन में, सदन का मुखिया। कौन करेगा? सदन का मुखिया। और सदन का मुखिया हम किसे कहते हैं? मान लीजिए लोकसभा के किसी सदस्य को यह अयोग्यता मिलती है तो लोकसभा का अध्यक्ष। तो कौन करेगा? लोकसभा का सदन का मुखिया ये होता है, जिसको अंग्रेजी में स्पीकर ऑफ लोकसभा कहते हैं, हिंदी में लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं। राज्यसभा का मामला हुआ तो सभापति, राज्यसभा का। और अगर अब राज्य में आ जाते हैं ना, अगर विधानसभा का मामला हुआ तो विधानसभा का अध्यक्ष, और अगर विधान परिषद का मामला हुआ तो सभापति। इंट्रोडक्टरी क्लास तुम उसमें देखे हो, शुरुआत का साथ, उसको खाली समय में देखो, उसको कहानी की तरह सुनो 7 क्लास, तो ये सब कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है ना? हैव अ ब्रेक। महू मेरा बोला, ऐसा लग रहा मुंह से बहुत बोला हूँ, मुंह थक गए साले यार। हाँ, आज वो नहीं आई ना मैथ्स वाले सर। देखो, इसी दल बदल कानून के अपवाद हैं। अपवाद क्या है? यदि 2/3 सदस्य एक दल के एक साथ दल को छोड़ देते हैं और किसी दल को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो दल बदल कानून के तहत अयोग्यता नहीं माना जाएगा। कितने? याद रहे आंकड़ा, एक साथ 2/3। किसी दल के, मान लो बीजेपी के 67 विधायक हैं, अभी समझा देता हूँ। मान लो विधानसभा, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में बीजेपी के कितने विधायक हैं? 67 मान लो, 67। और बाकी अन्य और कांग्रेस मिलाकर कितने हैं? 60। कितना बचा? 23। 90 है ना? ये स्थिति है अभी। 67 विधायक हैं, एक साथ इसका 2/3 कितना होगा? एक साथ 2/3 60 43 के आसपास, 44-43 जो भी है। अगर एक साथ ही बीजेपी को छोड़ देते हैं और ये कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं तो दल बदल के तहत अयोग्य नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि अगर एक साथ किसी दल से 2/3 सदस्य उसके छोड़ दें वो दल को और किसी दल को ज्वाइन कर लेते हैं तो इसे दल बदलू नहीं कहा जाएगा। कहा जाएगा कि पार्टी में विभाजन हो गया। क्या हो गया है?
विभाजन, मतलब एक मत 2/3 सदस्य ने एक साथ छोड़ा है, मतलब पार्टी के मत के साथ इनकी विचारधारा मिलती नहीं। बात समझ गए ये वाली बात। और एक अपवाद तो ये हो गया। दूसरा अपवाद, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति उपसभापति, आपका विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद का सभापति उपसभापति, ये पीठासीन अधिकारी कहलाते हैं, सदन का मुखिया। इनको एक छूट है कि जब ये अध्यक्ष या सभापति का चुनाव जीत जाते हैं, जब ये बन जाते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि किसी न किसी दल के सदस्य हैं, तो ये अपने दल का त्याग कर सकते हैं। जो पीठासीन अधिकारी हैं वो अपने दल का त्याग कर सकते हैं। ये दल बदल कानून के तहत अयोग्यता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा का मान लो अध्यक्ष है, अब जब वो अध्यक्ष चुन लिया गया तो किसी पार्टी का सदस्य नहीं है वो, उसे नियम के अनुसार लोकसभा के सदन का संचालन करना है बिना भेदभाव के। क्या बीजेपी का सांसद हो, क्या कांग्रेस का सांसद हो, बिना भेदभाव। लोकसभा अध्यक्ष एक संवैधानिक पद है, उसे सदन का संचालन बिना भेदभाव के करना है। तो यदि वो निष्पक्ष, अपने आप को निष्पक्ष जताने के लिए अगर बीजेपी का सांसद रहे और वो लोकसभा अध्यक्ष चुनाव जीत जाता है, तो वो अपने दल से त्याग कर सकता है। फिर जब अध्यक्ष पद से उतरेगा तो वापस अपना दल ज्वाइन। 2 अपवाद समझ गए? 2 अपवाद हैं दल बदल कानून के। एक, यदि किसी दल के 2/3 सदस्य, तेरी सहेली कहाँ गई रे? घर गई? 2/3 सदस्य यदि एक साथ घर गई है तो इसमें मुस्कुराने वाली बात क्या है? घर ही गई है ना। अच्छा, नहीं, गायब जो रेगुलर, जो मेरे को चेहरे नहीं दिखते हैं तो मेरे को फड़फड़ाहट होती है ना, क्यों एब्सेंट हो गया साला, रेगुलर क्यों नहीं है? हाँ, तो जो पीठासीन अधिकारी है, जब वो चुनाव जीत जाता है अध्यक्ष या सभापति पद का, तब वो किसी दल के, उम्मीद की जाती है कि वो किसी दल का फेवर नहीं करेगा, वो उस सदन का मुखिया है, वो बिना पक्षपात के वो संचालन करेगा। कहने की बात है, करेगा तो वो वही, जैसे ओम बिरला, टकलू, बीजेपी के सांसद हैं। आप देख लेना, एकदम क्लियर कट लोकसभा में पक्षपात दिखेगा। बीजेपी वाला चाहे जितना बकलोली करे, अब बोलिए, अब कांग्रेस वाला जैसा बोला, आप बैठ जाइए, अब पक्षपात स्पष्ट दिखाई देता है ना। समझ गए? अब आते हैं 11वीं अनुसूची में। क्या है 11वीं? कहाँ गया? पंचायती राज। अच्छा, एक और ये भी बता दूं मैं आपको, हालांकि जो सांसद हैं 102, कहाँ, कौन सा अनुच्छेद? सांसद की अयोग्यता। अरे कहाँ गया रे? ये देखो, दल बदल कानून के तहत सांसद अयोग्य कौन से अनुच्छेद के तहत ठहराए जाते हैं? आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 का क्लॉज 2 प्रश्न पूछ सकता है ना। और विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो 191, ये देखो, अरे 191 का क्लॉज हो, ये पूछा जा सकता है आपसे। छोटे मोटे एग्जामों में नहीं पूछेगा, लेकिन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में कहीं भी दाग सकता है। सांसद अयोग्य कौन से अनुच्छेद के तहत? 102। और विधानमंडल का सदस्य कौन से अनुच्छेद के तहत अयोग्य ठहरा जाएगा? 191। ठीक, ये सब तो पढ़ लिया आप। आ जाइए आप 11वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। क्या है ये? पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व, ये डिटेल आप पंचायती राज में पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ का पंचायती राज, अभी वो डिटेल नहीं पढ़ोगे। कितने विषय हैं? 29 विषय। मतलब 11वीं अनुसूची या पंचायती राज में कितने विषय हैं? 29 विषय। ये 29 विषय का मतलब समझ रहे हो? 29 विषय जो पंचायती राज में दिए गए हैं, पंचायत इन 29 विषयों पर कर लगा सकती है।
नाला, नाली, तालाब, ये सब ना 29 विषय उनको दिए गए हैं कि ग्रामीण स्तर पर एक पंचायत में पंचायत वहाँ की इन विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है लोकल लेवल पर और कर भी लगा सकती, वो सब अलग बात। एक फैक्ट है, कुछ फैक्ट है आपको ध्यान रहना चाहिए। देश में पहली बार पंचायत अगर कहीं स्थापित, स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है, स्वतंत्रता से पहले इतिहास बहुत पुराना है। चोल थे पहले, चोल वंश, चोल चेर पांड्य इतिहास में पढ़ोगे आप। चोल वंश पंचायती राज का इतिहास बहुत पुराना है। जब चोल राजा हुआ करते थे वो लोग भी पंचायती राज व्यवस्था लागू करके रखे थे, सबसे पुराने भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाले। लेकिन अब हम बात करें स्वतंत्रता के बाद, संविधान लागू होने के बाद, तो सब स्वतंत्रता के बाद या संविधान लागू होने के बाद वो कौन सा 2 अक्टूबर, कब 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 नागौर, राजस्थान में नागौर जिला है, उस नागौर जिले ने सबसे पहले पंचायती राज अपने यहाँ स्थापित की थी। आपसे पूछेगा स्वतंत्रता के बाद पहला जिला जिसने पंचायती राज लागू किया था, स्थापित किया था, नागौर। कब किया था? 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1959। ठीक। लेकिन अब हुआ ये कि अनुसूची जोड़ दी गई पंचायती राज, और एक अधिनियम भी बन गया, पंचायती राज अधिनियम। तो पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद या 11वीं अनुसूची लागू होने के बाद वो कौन सा राज्य है, क्योंकि जब ये अधिनियम बन गया ना, जब अनुसूची डाल दी गई तब सारे राज्यों को पंचायती लागू करना जरूरी हो गया, मैंडेटरी हो गया। समझ रहे हो? उससे पहले स्वतंत्रता थी, कोई चाहे तो पंचायती राज लागू करे या ना करे। लेकिन जब 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई तो पंचायती राज एक कानून भी बन गया। अब उस कानून के तहत देश में सभी राज्यों को पंचायती राज स्थापित करना जरूरी हो गया। समझ गए? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पश्चात या अनुसार या 11वीं अनुसूची के अनुसार वो पहला राज्य जिसने अपने राज्य में पंचायती राज लागू किया था हमारा मातृ प्रदेश MP, मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने अपने राज्य में पंचायती राज स्थापित किया। बात क्लियर है? स्वतंत्रता के बाद वो पहला जिला जिसने पंचायती राज स्थापित किया था राजस्थान का नागौर जिला, 2 अक्टूबर 1959। लेकिन 11वीं अनुसूची के तहत या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत या पंचायती राज अधिनियम के तहत वो पहला राज्य जिसने पंचायती राज स्थापित किया वो था मध्य प्रदेश। क्लियर है बात? एक डेट यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकता है, आप हड़बड़ी में गलत करके आ जाओ। ये जो संविधान संशोधन था ये हुआ 1992 में, लेकिन पंचायती राज देश में लागू हुआ 24 अप्रैल 1993। लागू होने का डेट एक साल बाद लागू हुआ, वो 93 में ना। और डेट पूछा जा सकता है कभी भी 24 अप्रैल 1993। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है देश में, इसीलिए लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिख लो यहाँ पर, यहाँ तुम भी लिख देना। तो इसलिए प्रतिवर्ष देश में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्लियर? इधर वो आर्टिकल है, मेरा है वो UPI। अच्छा, वो ओ में भेजा था इसका? नहीं, मैं जो फोन पे पूछे रहा हूँ, रुक जाओ। ओकर में ट्रांसफर हो गया। मैडम के हम 2 बार ट्राई किया था, फिर ना रुक गया था पेमेंट।
तो मैडम के में भेज रहा इनके में है। डाल के देखा तो इनकम चला गया। आप मैडम के नंबर में बोले थे ना। अरे वो उसका पोस्ट ऑफिस वाला है ना, हाँ तो उसका प्रॉब्लम है। रुक जा, मेरे में डाल। अरे मेरा नहीं है क्या वो। रुक जा, ये दे ये ले। तो ओ में डाल दे इसका कि तो डाल दे। मैडम जो नंबर चलाती है ना, तो पैसा कहाँ में डालेगा? पैसा यूपीआई में उनके थ्रू डाल रहा था तो पेमेंट वो नहीं हुआ। हाँ वो रिफंड आया मेरे में। हाँ तो डाल, इसमें डाल। इनकम डाला, चल डाल। इनकम चेक कर रहा था कि इनका हाँ। मेरा ही प्रॉब्लम है या मैडम का प्रॉब्लम है करके, इनकम चला गया। ये में आई उस, इसीलिए तो उसको जुगाड़ सेट करना पड़ता है उसको। 2 बार जीपे से भी किया तो उसमें भी आया। ये में जाही ना, मुझे मालूम आ गया। $2500 डाले ना। देख अभी वो कर दूसरा जुगाड़े। चलो ये क्लियर हो गया। ये जो आर्टिकल जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है? आप भारतीय संविधान में जब आगे बढ़ोगे आप, तो भारतीय संविधान में ये अनुच्छेद में भी गड़बड़ी है लग रहा है। जी से एन तक होना चाहिए। उसमें कैसे लिखा हुआ है? आर्टिकल 243 जी, उसके बाद ब्रैकेट में 6। नहीं, केवल यही नहीं होगा, इसका मैं बताऊंगा। वो आप उधर पढ़ोगे आप, इसमें भी थोड़ी गड़बड़ी है। असल में एक 243 जी से लेकर कुछ कहीं तक वो दिया हुआ है नगर पालिका का आर्टिकल। अभी बता देता हूँ, याद नहीं मेरे को। आर्टिकल ऑफ पंचायती राज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टू 243 ओ लिखो तो इसको, ये वाला, इसको अंग्रेजी में लिख दो। 243 से 243 ओ तक है। ओ तक ना, ओ तक। उसके बाद आर्टिकल ऑफ म्युनिसिपैलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो होगा ओ के बाद पी से लेकर जी तक। यहाँ पर आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जी तक कैपिटल। अंग्रेजी में ही रखो उसको, हिंदी में रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये आप पढ़ोगे जब पंचायती राज पढ़ाऊंगा ना, तो उसके धाराएं और ये सब तब वहाँ देखेंगे। क्लियर है? अब वही बार देख लो भैया। संविधान संशोधन तो 92 में हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? 1 जून 1993। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, 1 जून 1993। और नगर पालिका की शक्तियां प्राधिकार है। यहाँ पर कितने विषय? 18। नगर पालिका में कितने विषय हैं? इस अधिनियम में 18 विषय। ये क्लियर। अब ये हो गई आपकी अनुसूचियां। अब संविधान के 22 भाग, प्रश्न ऐसे भी आ जाता है। 22 भागों का आपको शीर्षक याद रखना होगा। अब मैचिंग के लिए आ जाएगा कौन से भाग में क्या है ना। ये हो गए कितने भाग है भैया? 22 भाग। सबसे पहले मूल संविधान में भी भागों की संख्या 22 ही थी, और आज भी किसी किसी किताब में 25 लिख देते हैं। गलत है, गलत है।
गलत क्यों है मैं बताता हूँ। जैसे ये है भाग 4। अच्छा एक और चीज़, भाग संविधान में रोमन लेटर में लिखा गया है, रोमन लेटर ऐसा वाला 1 2 3 4, ये रोमन लेटर है। तो कभी अगर आपको उत्तर दे दे सामान्य न्यूमेरिकल्स में दे दे 3 भाग 3 और 4 और ऐसा लिख दे, तो आप किसको चुनोगे? इसको चुनना है, क्योंकि संविधान में रोमन लेटर में। ये जो 25 वाला कंसेप्ट है ये ऐसे आ जाता है कि क्या हुआ, कुछ भाग बाद में जोड़े गए। मूल संविधान में 22 से, लेकिन कुछ जोड़े गए हैं। जैसे भाग 4 का क जोड़ा गया, लोगों ने इसको भाग में काउंट कर लिया। वास्तव में ये भाग 4 का उपभाग है। ये क्या है? उपभाग है। इसलिए आज भी कोई खटखटा रहा है क्या? या आज भी तू अपना कड़ा बजाया? तो ये समझ गए आप, 22 ही है। आइए भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 संघ और उसके राज्य, ये भी रटना है ना, मेरे साथ ही रटोगे। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। 1 2 नागरिकता। 2 नागरिकता। 1 2 1 2 तीसरा मौलिक अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार। तीसरा 1 दूसरा। तीसरा 1 दूसरा। तीसरा 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व। 4 1 2 3 4। इसको शॉर्ट में डीपीएसपी पढ़ते हैं ना, क्योंकि अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं ना। 4 का, अब वो संविधान संशोधन बाद में देखेंगे। 4 का जुड़ा है मतलब कोई संविधान संशोधन होगा बाद में। 4 का मूल कर्तव्य। 4 का मूल कर्तव्य। 4 का 1 2 3 4 का 5 संघ और संघ सरकार। इसी को केंद्र बोल दे, कंफ्यूज नहीं हो जाना, संघ को ही केंद्र बोलते हैं। 5 संघ एवं संघ सरकार। 5 5 5 5 5 5 6 राज्य एवं राज्य सरकार। 6 5 6। अब ये देखो, ये तो सामान्य हो गया, लेकिन पहले कर लेते हैं, फिर भाग 5 अंदर चलेंगे ना, पहले अंदर बाद में चलेंगे। 1 राज्य क्षेत्र। 2 3 4 4 का 5 6 7 निरसित समाप्त। निरसित समाप्त तो नहीं बोलना, तकनीकी रूप से गलत हो जाएगा। निरसित का मतलब आज भी भाग 7 विद्यमान है, समाप्त नहीं किया गया है, खाली है। उसके अंदर जो कंटेंट था ना वो हटा दिए। तो भाग 7 क्या है? खाली, एम्प्टी। भाग 7 निरसित। अगर भाग 7 को हटा दिया गया होता तो भागों की संख्या 21 हो जाती ना, ठीक। तो भाग 7 है निरसित। भाग 7 निरसित। भाग 7 निरसित। 8 संघ शासित प्रदेश। आप लोग को याद रखना, मुझे तो याद है। 8 संघ शासित प्रदेश। क्या लिखी हो तुम? वही है, घुमा फिरा के लिखा है। संघ राज्य क्षेत्र मतलब संघ शासित प्रदेश ना, यूटी। 8 संघ राज्य क्षेत्र। 8 संघ राज्य क्षेत्र, इसमें लिख दो संघ राज्य क्षेत्र या संघ शासित प्रदेश। 8 ना। 9 पंचायत। 9 पंचायत। 9 पंचायत। 7 निरसित। 7
निरस्य, 8 संघ शासित प्रदेश, 8 संघ शासित प्रदेश, 9 पंचायत, 9 पंचायत, 9 पंचायत, 9 का नगर पालिका, 9 का नगर पालिका, 9 ख सहकारी समितियां, क और ख जोड़ा गया बाद में, भाग 9 पंचायत, भाग 9 पंचायत, 9 का नगर पालिका, 9 ख सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको बोलते हैं, सहकारी समितियां। चलो 1 2 3 4 4 का 4 का मूल कर्तव्य है, भाग 5, भाग 6, 7, 8 संघ शासित प्रदेश, 8 8 8 9 9 9 9 क 9 क 9 ख 9 ख 9 ख 10 उसी के नीचे अरे ये क्या है 8 9 अबे अच्छा ये 10 कहाँ गया? उसी के नीचे था पहले। अरे हाँ ये तो 13 है रे, 13 है वो, ये है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 10, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित मतलब एससी मत मान लेना ना, यहाँ अनुसूचित का मतलब है स्केड्यूल्ड, स्केड्यूल्ड, अनुसूचित जनजाति का ट्राइबल है, समझ गए? जाति मत लिख देना, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र ना, ये वो वाला है जो अपन अनुसूची में पढ़े हैं, भाग 5 6 में वो वाला है, ठीक। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, भाग 10 भाग 10 भाग 10 भाग 10 भाग 10 1 2 3 4 4 क 5 6 7 8 संघ शासित प्रदेश, 8 8 9 9 क 9 ख 10 10 10 11 दो संबंध की बात करता है ना, दो संबंध विधायी और किसके किसके बात हो, केंद्र और राज्य के बीच, तो आप शॉर्ट में याद रख लेना विधायी और प्रशासनिक संबंध। नहीं 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 वो ये नहीं है, वो आएगा 14 में 13 में ना, वो नहीं, 11 विधायी और प्रशासनिक संबंध, जो भी आप अनुसूची 7 में विधायी शक्तियों का बंटवारा देखे थे, तो समझ जाओ उसी तरीके का ही किसमें आ गया 11 भाग में 11 भाग 11 विधायी और प्रशासनिक संबंध, केंद्र और राज्य के बीच विधायी और प्रशासनिक, याद रखिए 11 विधायी, और आप समझ जाओगे केंद्र और, जब संविधान खत्म करोगे इतनी समझ आ जाएगी कि ये जो विधायी और प्रशासनिक संबंध है केंद्र और राज्य के बीच का है ना, तो भाग 11 क्या है, विधायी और प्रशासनिक, भाग 11 भाग 11 भाग 11, और जो ये वाला है 12, ये वास्तव में वित्तीय संबंध है। ये क्या है देखो, इसको ना अपने को वित्त याद रख लेना बस, वित्त, भाग 12 वित्त, आपको टिक करना है, हो जाएगा, भाग 12 वित्तीय संबंध, अच्छा भाग 12 वित्तीय संबंध, भाग 12 11 विधायी और प्रशासनिक संबंध, 11 विधायी और प्रशासनिक संबंध, 12 वित्तीय संबंध, 12 वित्तीय संबंध, 12 वित्तीय संबंध, 1
2 3 4 4 क 5 संघ एवं संघ सरकार 6 7 8 हाँ वही संघ शासित प्रदेश है केंद्र शासित 9 9 क 9 ख 10 अनुसूचित एवं जनजाति 10 अनुसूचित एवं जनजाति 11 विधायी और प्रशासनिक संबंध 11 विधायी और प्रशासनिक संबंध 11 12 12 12 13 यह है 13। आप बस इतना है ना, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता याद रखना। क्या याद रखना? भारत के भीतर, ये भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के भीतर आपको व्यापार की स्वतंत्रता मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य, यही है। तो आप क्या याद रखना? व्यापार वाणिज्य और समागम याद रखना। 13 व्यापार वाणिज्य और समागम, 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 11 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, 11 विधायी एवं प्रशासनिक संबंध, 12 वित्तीय संबंध, 13 व्यापार वाणिज्य और समागम, 13 व्यापार वाणिज्य और समागम, 13 व्यापार वाणिज्य और समागम। याद ऐसे ही किया जाता है ना, टुकड़े टुकड़े में बार बार रिवीजन मांगता है ये। 1 संघ संघ और राज्य क्षेत्र, 2 देखो मत, चुनौती देखो, जितना दिमाग को दिमाग उतना शार्प होता है, चुनौती नहीं देखो तो दिमाग शार्प नहीं होगा कभी। 3 4 क 5 6 7 8 9 9 क 9 ख 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, 11 12 13 व्यापार वाणिज्य और समागम, 14 आप शॉर्ट में याद रख लेना, केंद्र की सेवाएं बोलते हैं, लेकिन असल में इसी में यूपीएससी संघ और राज्य की सेवाएं, यूपीएससी और पीएससी यहीं आ जाता है ना। केंद्र सेवा में यूपीएससी और राज्य सेवा में राज्य पीएससी। तो आप शॉर्ट में केंद्र और राज्य की सेवाएं यूपीएससी पीएससी। तो आपको क्या बेहतर लग रहा है जो क्लिक करेगा, यूपीएससी पीएससी की केंद्र और राज्य की सेवाएं? केंद्र और 14 केंद्र और राज्य की संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, 14 10 अनुसूचित एवं जनजाति, 11 12 13 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, 14 फिर 14 क जोड़ा गया होगा, दिख रहा होगा, ट्रिब्यूनल कहते हैं इसको, अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल, अधिकरण ना। 14 का अधिकरण, 14 का अधिकरण, 14 का, ये सब बाद में बताऊंगा मैं, अधिकरण क्या होता है, प्राधिकरण क्या होता है, सब अभी तो रखना है आपको 22 भाग। 14 का अधिकरण, 14 का अधिकरण, 14 का अधिकरण, ठीक। 10 अनुसूचित एवं जनजाति, 11 12 13 14 का 15 निर्वाचन, चुनाव आयोग जो सुनते हो ना, केंद्रीय चुनाव आयोग, यही
निर्वाचन या केंद्रीय चुनाव आयोग, ऐसे याद रखना आप। ये सुनो, निर्वाचन लिखा है वो यहीं इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बाद में आ जाएगी। निर्वाचन 15 निर्वाचन या निर्वाचन, एक काम करो ना तुम, निर्वाचन या यहाँ लिख दो तो निर्वाचन आयोग, निर्वाचन लिख दो, कोई भरोसा नहीं, आ गया तो बोलेंगे सर पढ़ाई नहीं थे। निर्वाचन आयोग है ना, 15 निर्वाचन आयोग, 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 15 निर्वाचन आयोग। 1 2 3 4 4 क 5 6 7 8 9 9 क 9 ख 10 11 प्रशासनिक संबंध, 12 13 व्यापार वाणिज्य समागम, 14 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, वो यूपीएससी और राज्य लोक सेवाएं। 14 क 15 15 15 16 में नहीं, भाषा यहाँ कहाँ से आ जाएगा, वो अनुसूची में है 8। हाँ, इधर देखो आप सीधा सीधा बोलो, आप जानते हो क्या क्या, आप शॉर्ट में याद रखना, SC ST और आंग्ल भारतीय तो अब खत्म हो गया। यहाँ पर जोड़ देना तो क्या जोड़ोगी, 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2000 है ना, 2000 द्वारा समाप्त। अब आंग्ल भारतीयों का आरक्षण नहीं है, तो अब आपको क्या याद रखना है, SC और ST का लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण, शॉर्ट एंड स्वीट। अनुसूचित जाति जनजाति साला जवान फिसलता है जल्दी से बोलोगे तो। SC और ST तो जानते हो ना, SC और ST का लोकसभा तथा विधानसभा में आरक्षण, 16 SC तथा ST का लोकसभा विधानसभा में आरक्षण, 16 ST और SC का लोकसभा विधानसभा में आरक्षण, 16 ST SC का लोकसभा विधानसभा में आरक्षण। इससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आ गई तो यही इसी भाग में, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और OBC आयोग भी होगा। हम शॉर्ट में ऐसे ही बोलेगा SC ST के लिए विशेष प्रावधान, लेकिन अंदर घुस के मान लो विशेष प्रावधान नहीं दिया, अब अंदर घुस के दिया तो ले कहाँ है दे ना, तो वास्तव में SC और ST के लिए विशेष, 16 में क्या है, SC ST के लिए विशेष प्रावधान, लेकिन वास्तव में है क्या, SC और ST का लोकसभा तथा विधानसभा में सीटों का आरक्षण। क्लियर, 16 हो गया। 10 अनुसूचित एवं जनजाति, 11 12 13 व्यापार वाणिज्य समागम, 14 हाँ संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, 14 का अधिकरण, 15 16 SC और ST के लिए विशेष प्रावधान, SC और ST। राज्यसभा कौन बोला भाई, राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा। SC और ST के लिए लोकसभा तथा विधानसभा में आरक्षण। अरे कहाँ गई, तो ब्लैंक हो गए है। हाँ 17 राजभाषा, तुम 16 में बोल रहे थे, वो यहाँ है 17। अच्छा एक और चीज, भारत राष्ट्रीय भाषा सुने हो, भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया
है ही नहीं। राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं। ये मिसकंसेप्शन है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कोई भी राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं भारत की। क्या है? राजभाषा। क्या है? राजभाषा ना, राजभाषा। तो राजभाषा है हिंदी और अंग्रेजी, मतलब राजकीय भाषा, सरकारी काम हिंदी या अंग्रेजी में, और दोनों है। राजभाषा केवल हिंदी नहीं है, दोनों है, हिंदी और संसद की भाषा, संसदीय भाषा भी दोनों है, हिंदी और अंग्रेजी। तो 17 में क्या है? राजभाषा। 17 राजभाषा, 17 राजभाषा, 17 राजभाषा, 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, 11 विधायी और प्रशासनिक संबंध, 12 13 व्यापार वाणिज्य और समागम, 14 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, 14 क, 15 16 SC/ST का लोकसभा विधानसभा में आरक्षण, 17 18 आपात इमरजेंसी, आपात उपबंध, 18 आपात उपबंध, 18 आपात उपबंध, 18 आपात उपबंध, 18 आपात 18 आपात उपबंध, 18 10 इरिटेटिंग लग रहा होगा, लेकिन बता दूं, ठहराव के साथ याद रखने का यही तरीका है। और शॉर्टकट में लिख लो और ऐसी चीज़ों को चिपका दो 1 सप्ताह तक रिवाइज। अभी जो अधिनियम पढ़े वो भी वैसी करना है, अनुसूची भी वैसी करना है शॉर्ट में, और ये भी समय दो, ठहराव के साथ तैयारी होती है, हड़बड़ी में नहीं होता। पढ़ तो सब लोग है, याद कुछ नहीं आएगा एग्जाम ना। तो 10वां है अनुसूचित एवं जनजाति, 11 प्रशासनिक एवं विधायी संबंध, 12 वित्तीय संबंध, 13 व्यापार वाणिज्य समागम, 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, 14 का अधिकरण, 15 निर्वाचन, 16 SC/ST का लोकसभा विधानसभा में आरक्षण, 17 राजभाषा, 18 आपात उपबंध, 18 आपात उपबंध, 19 प्रकीर्ण मिसलेनियस है, टुकड़े टुकड़े में बहुत सारी चीज़ें इसमें। प्रकीर्ण बोलते हैं उसको, लेकिन आपसे प्रकीर्ण नहीं थोड़ी पूछेगा कि प्रकीर्ण कहाँ है, मिसलेनियस कहाँ है, ऐसा नहीं पूछेगा, वो इसके अंदर से पूछेगा। शॉर्ट में बताता हूँ, शॉर्ट में क्या याद रखना, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार है ना, और संसद और विधानमंडल के कार्रवाइयों का प्रकाशन, 2-3 बिंदु में याद रखना है। राष्ट्रपति राज्यपाल का विषय ऐसे याद रखेंगे। 19 में बहुत सारी चीज़ें हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल का विशेष अधिकार, 19 में राष्ट्रपति राज्यपाल का विशेष अधिकार। दूसरा, संसद और विधानमंडल के कार्रवाइयों का प्रकाशन, संसद और विधानमंडल के कार्रवाइयों का प्रकाशन। तुम जो बोल रहे हो ना सतही, SSC GD आरक्षक, वो यहीं तक सीमित है, एकदम शॉर्ट वाला। लेकिन अब अगर आगे जाना है, कोई भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में या उसके ऊपर के एग्जाम में जाना है, व्यापम में तो आप 12वीं बेस में भी मान लो सब पढ़ना है व्यापम में, तब उसके अंदर जाएगा, वो लल्लू नहीं पूछेगा, सीधा सीधा अंदर जाएगा। अंदर वाले अपने को तैयारी पूरी करनी है। 19 राष्ट्रपति और राज्यपाल का विशेष अधिकार। दूसरा पॉइंट, संसद और विधानमंडल की कार्रवाइयों का प्रकाशन। देखते हो ना टीवी रिले प्रकाशन जो होता है, उसकी बात हो रही है ना। और 10वीं अनुसूची के तहत निर्धारित व्यक्ति बचे हुए कार्यकाल में कोई पद नहीं दिया जा सकता उसको। अगर वो अयोग्य हो गया दल बदल कानून के तहत, तो काला लाभ पद, राजनीतिक पद नहीं दिया जा सकता उसको। दल बदल कानून के तहत अयोग्य व्यक्ति को लाभप्रद पद से मनाही, सीधा बोल दो, लाभप्रद पद से मनाही। दल बदल के दोषी को, शॉर्ट में, दल बदल के दोषी को या दल बदल से दंडित व्यक्ति को लाभप्रद पद से मनाही, रोक ना। 3 पॉइंट और एक और, ये है राज्य में राष्ट्रपति देखो ऐसा है
कि संघ द्वारा निर्देशों का अनुपालन करने में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने में राष्ट्रपति शासन। शॉर्ट एंड स्वीट, संघ द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन। शॉर्ट ना, ऐसे ही याद रखने के लिए। तो 4 बिंदु आपसे पूछे जा सकते हैं, भाग 19 में है 4 बिंदु, भाग 19 के 4 बिंदु। पहला क्या है? राष्ट्रपति राज्यपाल का विशेष अधिकार। पहला, राष्ट्रपति राज्यपाल का विशेष अधिकार। दूसरा, संसद और विधानमंडल के कार्रवाइयों का प्रकाशन। तीसरा, दल बदल से के तहत दंडित व्यक्ति को लाभप्रद पद से रोक। चौथा क्या है आपका? संघ के निर्देशों का उल्लंघन करने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन। ये डिटेल आप जाओगे ना तो सब याद हो जाएगा आपको, लेकिन अभी नहीं आएगा, ये बहुत लंबा समय है अभी ना, सुबह की क्लास में आने वाला है न्यायालय के बाद। वहाँ आपातकाल, न्यायालय खत्म करूँगा तो आपातकाल ही करूँगा अगला शब्द। क्लियर है बात? 19 का पहला, राष्ट्रपति राज्यपाल का विशेष अधिकार। दूसरा, संसद और विधानमंडल की कार्रवाई का प्रकाशन। तीसरा, दल बदल के तहत दंडित व्यक्ति को प्रॉफिट वाला पद पर रोक। ये साला लाभप्रद जबान फिसल रहा है ना। चौथा, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन। 20 संविधान संशोधन, 20 संविधान संशोधन, 20 संविधान संशोधन, 20 संविधान संशोधन, 20 संविधान संशोधन। 11 विधायी और प्रशासनिक संबंध, 11 विधायी और प्रशासनिक संबंध, 12 वित्त संबंध, 13 व्यापार वाणिज्य और समागम, 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, 14 क, 15 16 SC/ST का लोकसभा विधानसभा में आरक्षण, 17 राजभाषा, 18 आपात उपबंध, 19 4 पॉइंट, 19 में 4 पॉइंट। राष्ट्रपति राज्यपाल का विशेष अधिकार, संसद और विधानमंडल के कार्रवाइयों का प्रकाशन। तीसरा, दल बदल के तहत दंडित व्यक्ति को प्रॉफिट के पद पर रोक। और चौथा, संघ के निर्देशों का उल्लंघन करने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन। 20 संविधान संशोधन, 20 संविधान संशोधन, 20 संविधान संशोधन। 21 आई कहाँ किस ये है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। क्या याद रखना है आपको? अस्थायी ऐसा लिखना, अस्थायी उपबंध, बस इतना भी चलेगा। अस्थायी उपबंध 21 में अस्थायी उपबंध है, 21 अस्थायी उपबंध, 21 अस्थायी उपबंध, 21 अस्थायी उपबंध, 21 अस्थायी उपबंध। अब 21 में देखो बहुत सारे आर्टिकल में लिखा हूँ, उसमें वो नहीं है इसमें, तो ये इसको लिखने की बजाय ये ना हिंट के रूप में रहेगा यहाँ पर हिंट, लेकिन वो आर्टिकल क्रम से रहेंगे। 370 है, 370 भी ऐसे क्रम से ना, नोट्स में है आपके। हालांकि मैं छोटे एग्जामों में मुझे नहीं लगता औकात इतनी है, बस इतना याद रखना 370 इसमें है, राज्यों के विशेष उपबंध। लेकिन बड़े एग्जामों में दाग देगा, जैसे न्यूज़ में रहा ना सिक्किम, तो बोल देगा सिक्किम का विशेष उपबंध कौन से आर्टिकल में। 370 तो उसमें सभी राज्य के उपबंध हैं, लेकिन वो ABCD में खेल खेलेगा ना। और ये स्टेट PSC और UPSC के औकात का है ये प्रश्न यहाँ से जो बनेगा, जो मैं बताऊंगा आपको, अंदाज़ा आइडिया होता है ना कि भैया किस स्तर तक आपको किस एग्ज़ाम के लिए जाना है ना। आइए ये बाद में देखेंगे, इसके अंदर की चीज़ें बाद में, पहले तो आपको अपने को ये याद रखना है। 21 में क्या है? अस्थायी उपबंध। 21 जम्मू कश्मीर 370 भी इसी में था, 371 सॉरी में 371 ABC है ना, वो 370 जो जम्मू कश्मीर के लिए था, वो 370 का प्रावधान अभी लंबित है,
370 बता दूं आपको, 370 हम बोल देते हैं आर्टिकल 370 समाप्त कर दिया गया, नहीं, अभी भी 370 है, वो लागू नहीं है, लागू नहीं है ना। उसमें राष्ट्रपति आदेश द्वारा उसे इनएक्टिव कर दिया गया है, मतलब जम्मू कश्मीर के लिए जो विशेष प्रावधान था वो अभी लागू, गहराइयों में बाद में देखेंगे। 22 देखो आप, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, कहाँ गया 22 रे? ये दो चीज याद रखना, संविधान का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, ये याद रखना, संविधान का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, संविधान का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। 22 संविधान का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, 22 संविधान का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। अब देखो होता क्या है, मैं ये सब करवाता क्यों हूँ, लोग कहते हैं बच्चे जैसा रटवाते हो। मेरे रटवाने का तरीके में आप इतने देर में ये रट डालो ना, एक दो घर में जाकर आधे घंटे में लिख लिख के पुख्ता कर लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, चिपका दो। अगर मैं आपको बोलता रट लेना, तो मैं लिख के देता हूँ कि एक तो अगर इसको रटते तो 3-4 घंटा लगा देते, एकदम पुख्ता की याद रहे, और दूसरा ये कि 50 से 60% करते ही नहीं। सर बोले अब देख लो ना, ये हो जाता है। लेकिन और एक और बात बता देता हूँ, स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, स्टूडेंट लल्लू प्रश्न गलत करने से बाहर होते हैं। ये लल्लू प्रश्न की श्रेणी में आता है कि कौन से भाग में क्या है, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया और एक प्रश्न आ गया, ले गलत हो गई, और पता चली इसकी 2 ही नंबर से बाहर हो गया, तब साल भर ना वो सपने में आएगा कि साला मैं जिसको लल्लू सोचा था वो मेरे को लल्लू बना दिया ना। तो याद रहे, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई परीक्षा की तैयारी करनी हो, तैयारी सॉलिड और पुख्ता और पूरी होनी चाहिए। आप जुआ खेलने नहीं जा रहे हो, आप प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हो ना। कंटिन्यू करें कि एनर्जी ऊर्जा चली गई होगी, चलो आज।